जय जिनेंद्र मित्रों। श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है ज्योतिष के चार स्तंभ, जिसको चार पुरुषार्थ भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण के बारे में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण को कैसे देखते हैं, इसको जन्म कुंडली में कैसे अप्लाई करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन माना है। इसलिए जन्म कुंडली के 12 भावों को भी इसी आधार पर बांटा गया है। जन्म कुंडली के 12 भावों के 4 त्रिकोण होते हैं और एक त्रिकोण 3 भावों से मिलकर बनता है, लेकिन सभी चारों त्रिकोणों का अपना अपना महत्व होता है। पहले हम बात करते हैं धर्म त्रिकोण के बारे में। ये पहले घर, पांचवें घर और नौवें घर से मिलकर बनता है, यानी प्रथम, पंचम तथा नवम भाव से मिलकर बनता है। ये हमें बताता है कि हमें ये जन्म क्यों मिला है, हम पूर्व जन्म में क्या थे, अब हम इस जन्म में क्यों आए हैं और इस जन्म में हमें क्या करना है। ये हमारे इस जन्म के भाग्य एवं प्रारब्ध को दिखाता है। लगन यानी पहला घर हमारी कुंडली का सबसे मुख्य भाव होता है, क्योंकि ये केंद्र भी है, ये हमारे जीवन की दूरी है। इससे हमारा शरीर अस्तित्व का पता चलता है। हम क्या सोचते हैं, कितना समर्थ है, कितनी बुद्धि है, कैसा बल है, इन सब बातों का पता लगन से चलता है। इस जन्म के उद्देश्य को पूरा करने में लगन का बहुत महत्व होता है। लगन भाव अगर कमज़ोर होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी महसूस करेंगे। पंचम भाव उन गुणों या क्षमताओं को प्रदर्शित करता है जो हमें पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिलती है। यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि हम इस भाव को केवल अच्छे कर्मों का ही फल माने। यदि पूर्व जन्म में हमने बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में हमें उन बुरे कर्मों का परिणाम भी मिलेगा। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, क्योंकि भाग्य के कारण ही हम पाते हैं कि कम प्रयास में हमारे काम आसानी से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर भाग्य खराब है तो हमारे काम आसानी से नहीं बनते। हमारे आदर्श कितने ऊंचे हैं, हम कितने अंतर्ज्ञानी हैं और हमारा भाग्य कितना प्रबल है, ये हमें नवम भाव से ही पता चलता है। अब हम दूसरे त्रिकोण की बात करते हैं, जो है अर्थ त्रिकोण। ये दूसरे, छठे और 10वें भाव से मिलकर बनता है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही हमें धन की जरूरत होती है। दूसरा भाव जीवन में धन के स्रोत को दिखाता है। ये उन सभी वस्तुओं को बताता है जो कि हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। छठा भाव इस बात का कारक है कि हम कितना अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, हम कितना सुलझे तरीके से कार्य को करते हैं। हमारी आदतें, दैनिक जीवन की गुणवत्ता का पता छठे भाव से चलता है। इसी प्रकार 10वां भाव हमारे कर्मों को दिखाता है जो कि हम समाज में करते हैं। इसलिए ये हमारा कार्य क्षेत्र का भाव कहलाता है, क्योंकि धन का मुख्य स्रोत कार्य क्षेत्र से ही होता है। अब हम तीसरे त्रिकोण की बात करते हैं, जो है काम त्रिकोण। ये त्रिकोण तीसरे, 7वें और 11वें भाव से मिलकर बना होता है। धन उपार्जन करने के पश्चात हम इस धन का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये त्रिकोण हमारे जीवन में उस प्रेरणा बल को दिखाता है जो हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भीतर उन नए क्षेत्रों के प्रति जिज्ञासा को जगाता है जिन्हें हम जानना चाहते हैं, जिनको हम भोगना चाहते हैं। इस त्रिकोण के माध्यम से हम संसारी सुखों की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा भाव हमें हिम्मत और प्रेरणा देता है जो कि इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। 7वां भाव हमें काम उत्तेजना की ओर लेकर जाता है, जिसे हम अपने जीवन साथी से प्राप्त करते हैं। ये भाव हमें अन्य लोगों की तरफ भी आकर्षित करता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा दूसरों के माध्यम से ही पूरे करते हैं। जैसे व्यापार और सामाजिक बंधन, सामाजिक बंधनों के द्वारा हम अपने दुख सुख का आदान प्रदान करते हैं। 11वां भाव हमें उन लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है जो हम अपने जीवन में निर्धारित करते हैं। ये भाव हमें मित्र देता है, क्योंकि सच्चे मित्रों की सहायता से हम अपने लक्ष्यों या लाभ को आसानी से प्राप्त करते हैं। अतः निजी लाभ हेतु भी ये भाव हमें संसार से जोड़ता है। अब हम अंतिम त्रिकोण की बात करते हैं, जो है मोक्ष त्रिकोण। ये चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से मिलकर बनता है। इस मोक्ष त्रिकोण का मतलब होता है बंधनों से छुटकारा। इस त्रिकोण के माध्यम से हम सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा भाव बताता है ये सत्य बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे अंतर मन में छुपा हुआ होता है। 8वां भाव जो मृत्यु का भाव है कि हमें रूप में हमें शरीर से मुक्त होने की शक्ति प्रदान करता है।
12वां भाव का अर्थ ये होता है कैसे हम अपने मन जो चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है और शरीर जो 8वें भाव से रिप्रेजेंट करता है से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो ये चारों त्रिकोणों का अपना अपना महत्व होता है दोस्तों। इस चारों त्रिकोणों को मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अब हम इसको जन्म कुंडली के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि इसका जन्म कुंडली में किस प्रकार से इस्तेमाल करना होता है। तो आइए हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम जन्म कुंडली पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि धर्म त्रिकोण के लिए हमें पहला, 5वां और 9वां घर देखना है। ये हमारा पहला घर है जहाँ पर मेष राशि है, जहाँ पर हम काल पुरुष कुंडली के अनुसार बात कर रहे हैं। इसलिए आप भाव को इम्पोर्टेंस दीजिए, राशि को अभी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। पहला घर धर्म त्रिकोण, 5वां घर धर्म त्रिकोण, 9वां घर धर्म त्रिकोण में आएगा। इसलिए 1, 5 और 9 का त्रिकोण बनेगा जो हमारी कुंडली को धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा घर अर्थ त्रिकोण, छठा घर अर्थ त्रिकोण, 10वां घर अर्थ त्रिकोण, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है कि हम प्रोफेशन से कैसे धन कमाते हैं, इसलिए इसको अर्थ त्रिकोण से जोड़ा जाता है। दोस्तों तीसरा घर होता है काम त्रिकोण का, 7वां घर काम त्रिकोण का और 11वां घर काम त्रिकोण का। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। ये भी त्रिकोण बनता है। ये हमारे सांसारिक बंधनों को दिखाता है। तो ये काम त्रिकोण को प्रदर्शित करता है। और जो चौथा घर होता है ये मोक्ष का होता है। 8वां घर मोक्ष का होता है और 12वां घर मोक्ष का होता है। ये हमारी सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाता है। ये भाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये भी त्रिकोण बनता है, 4, 8, 12 भाव का त्रिकोण बनता है। इसको हम जन्म कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारे कितने प्लैनेट कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं, उस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारे कितने प्लैनेट धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, कितने काम में बैठे हैं, कितने मोक्ष में बैठे हैं और कितने हमारे यहाँ पर अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर आप जजमेंट ले सकते हो कि हमारी शरीर की, हमारी जन्म कुंडली में किस चीज़ की प्रधानता ज़्यादा है, हमारा नेचर कैसा होगा। तो इस प्रकार भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों अब हम जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार इसको आपको बताते हैं। मान लेते हैं किसी के धर्म त्रिकोण में कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे धर्म त्रिकोण में सूर्य को यहाँ पर बिठा दिया है और धर्म त्रिकोण में हमने गुरु को बिठा दिया है। 5वां घर हमने खाली रखा है। तो किसी की जन्म कुंडली में अगर सूर्य गुरु धर्म त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ प्लैनेट है, दोनों ही देव प्लैनेट माने जाते हैं। तो ऐसा इंसान धार्मिक होगा, ऐसा इंसान प्रभावशाली होगा, इज्जत मान यश मिलेगा, धर्म के कार्यों में रुचि लेगा। तो धर्म त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों का हम इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी का अर्थ त्रिकोण में बुध बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो ऐसे इंसान का जो मन है वो प्रोफेशन में ज़्यादा लगेगा, बिजनेस माइंडेड ज़्यादा होगा, हर प्रकार से बिजनेस की रणनीतियों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, पैसा किस प्रकार से कमाना है ज़्यादा सोचेगा। तो इस प्रकार से ऐसे इंसान को धन के मामलों में विशेष रुचि होगी। प्लैनेट का भी प्रभाव होगा और ग्रह का प्रभाव भी हमें साथ में जोड़ना होगा। मान लेते हैं किसी का काम त्रिकोण में मंगल भी बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे इंसान की कामोत्तेजना बहुत तेज होगी। तो काम त्रिकोण में भी बैठ गए, ऊपर से ऐसे प्लैनेट भी बैठ गए जो उसकी कामोत्तेजना को बहुत बढ़ा रहे हैं, जो उसकी काम वासना को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे इंसान की इन विषयों में ज़्यादातर रुचि होगी, ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होगा। तो अगर किसी के मोक्ष के त्रिकोण में केतु बैठ जाए या कोई और प्लैनेट बैठ जाए या साथ में गुरु भी बैठ जाए तो ऐसे इंसान संसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। उसको ऐसी चीज़ों में विशेष रुचि होती है, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो इसको हम इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करेंगे। कोई भी ग्रह कहीं पे भी हो सकता है। मान लेते हैं कि धर्म त्रिकोण में ही यहाँ मंगल, शुक्र, चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा इंसान धार्मिक होते हुए भी उसकी रुचि दूसरे विषयों में भी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम राशि भी लेते हैं तो उसका सटीक परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे हो सकता है काम त्रिकोण में किसी का सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए या केतु बैठ जाए। ऐसे इंसान को आध्यात्मिक होना चाहिए लेकिन उसकी उन विषयों में भी रुचि होगी, काम उत्तेजना के प्रति भी रुचि होगी। लेकिन अगर ये राशि भी वहीं पर काम त्रिकोण की मिल जाए, अगर नैसर्गिक और तत्कालिक दोनों तरीकों से ही काम त्रिकोण बन जाए, यानी मेष लगन की कुंडली हो या कोई और राशि हो जो ताम त्रिकोण की ही बन रही है, तो उन राशियों में बैठकर वो धर्म के कार्यों में रुचि लेते हुए भी ऐसे मामलों में भी उसकी विशेष रुचि होगी। तो दोनों तरीकों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर
राशि भी हमें वही मिल रही है और बाप भी हमें वही मिल रहा है, तो ऐसे इंसान का नेचर यहाँ से जजमेंट किया जा सकता है कि वो किस प्रकार का नेचर होगा। वो बिजनेस माइंडेड होगा, धर्म के प्रति रुचि रखेगा, द मोह माया से परे होगा, या बहुत ज़्यादा वो काम उत्तेजना की ओर अग्रसर होगा, या उनकी ऑपोजिट जेंडर के प्रति रुचि होगी। जो तो ये सब बातें हमें इस प्रकार से जज करनी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर किस प्रकार से आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों जितने जितने प्लैनेट जिस भाव में बैठे हैं उसको आप अलग अलग नंबर भी देख सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पर धर्म त्रिकोण में हमने सूर्य और गुरु को बिठाया है, तो हम धर्म त्रिकोण का यहाँ पर अलग कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि धर्म त्रिकोण में हमें पहले घर में सूर्य मिला है, तो धर्म त्रिकोण के पहले हाउस में हम एक प्लैनेट लिख देंगे। हमने धर्म त्रिकोण में एक देखा तो सूर्य था, हमने पहले में एक लिख दिया। हमने दूसरे 5वें हाउस में कोई प्लैनेट नहीं था तो हमने यहाँ पर बंद कर दिया उसको। तो 9th हाउस में गुरु था तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया। तो यानी टोटल 2 प्लैनेट यहाँ पर हमें धर्म त्रिकोण में मिल गए। धर्म त्रिकोण में हमें 2 प्लैनेट मिल गए। हम अर्थ त्रिकोण में देखें तो हमें अर्थ त्रिकोण में बुध, शनि और राहु दिख रहे थे। तो यहाँ पर हम अर्थ त्रिकोण में यहाँ पर लिख देंगे कि पहले घर में बुध था, यानी दूसरे घर में बुध था, छठे घर में शनि था, 10वें घर में राहु था। तो यहाँ पर टोटल 3 प्लैनेट मिल गए हमें, यानी अर्थ त्रिकोण की प्रधानता ज़्यादा है। लेकिन राहु को छाया ग्रह होने के कारण कंसीडर नहीं किया जाता इतना, इसलिए राहु को हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर 3 - 1 तो यानी 2। तो यहाँ पर भी हम अर्थ त्रिकोण में 2 प्लैनेट को ही मानेंगे। काम त्रिकोण में हमने देखा कि मंगल, शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो तीसरे घर में हमने मंगल को दिखाया था, 7वें में हमने शुक्र को दिखाया था, 11 में हमने चंद्रमा को दिखाया था। तो टोटल 3 प्लैनेट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मोक्ष त्रिकोण में हमने केतु को बिठाया था, तो केतु सिर्फ एक ही प्लैनेट था, बाकी कोई भी प्लैनेट हमने मोक्ष त्रिकोण में नहीं दिखाया। जिस त्रिकोण में जहाँ पर इसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है वो उसके जीवन में वो बातें लागू होंगी। यानी धर्म त्रिकोण के 2 नंबर हैं, अर्थ त्रिकोण के भी हम 2 नंबर ही मानकर चलते हैं, और काम त्रिकोण के हम 3 नंबर यहाँ पर मानकर चलते हैं। तो यानी इस इंसान में काम त्रिकोण की प्रधानता ज़्यादा रहेगी, यानी संसारिक बंधनों से ऊपर उठ नहीं पाएगा, गृहस्थी में उलझा रहेगा या फिर ऐसे कामों में उलझा रहेगा यहाँ पर ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। तो यहाँ पर अर्थ और काम त्रिकोण के बीच में ये ज़्यादा उलझा रहेगा ऐसा प्राणी। अगर किसी में धर्म और मोक्ष की ज़्यादा प्रधानता हो जाती है तो धर्म के कार्यों में रुचि लेगा, अध्यात्म के कामों में रुचि लेगा, और फिर उसको अपने जीवन में अपने उच्च स्तर को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। हो सकता है ऐसा इंसान संन्यास भी ले ले जिसका धर्म और मोक्ष बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि धर्म, अर्थ, काम और त्रिकोण को हमने किस प्रकार से यूज करना है। जो 4 स्तंभ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको अपने जीवन में किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। अगर राशि भी वैसे ही मिल जाती है और बाप भी सेम मिल जाते हैं तो उसकी प्रधानता ज़्यादा होगी। तो ये आपको समझना होगा। और प्लैनेट भी अपना नैसर्गिक जो उसका एलिमेंट है वो भी उस भाव में जरूर देंगे। अगर धर्म त्रिकोण में सूर्य गुरु बैठते हैं तो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, हो सकता है कि दूसरे शुक्र, चंद्रमा ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं तो वो धर्म के प्रति थोड़ी रुचि को कम कर देंगे, लेकिन फिर भी रुझान जरूर होगा। इसलिए राशि और भाव दोनों को मिलाकर अगर आप रिजल्ट लोगे तो आपको इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये ज्योतिष के 4 स्तंभ है, इसको समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस विषय को आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों।